हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे जैसा कि मैं बोलती हूँ अपनी हर वीडियो में। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा मॉक टेस्ट। तो हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे और ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 7 है। इससे पहले हम 6 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। आई होप कि आपने वीडियो वो भी ज़रूर देखी होगी। इसके अलावा जैसे कि आप सबको पता है कि हर मॉक टेस्ट में हम टोटल 30 क्वेश्चंस करते हैं सीडीपी के, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं। मैं साथ में यहाँ पे आपको मतलब थोड़े लेंथी क्वेश्चंस भी कराती हूँ, कंसेप्चुअल भी कराती हूँ। तो मैं यहाँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ इन 30 क्वेश्चंस में लेके आऊँ। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा, द टर्म कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू, कि जो संज्ञानात्मक जो विकास होता है उसका क्या अर्थ होता है। क्या वो फिजिकल ग्रोथ होता है, चेंज इन थिंकिंग, रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग होता है, इमोशनल मैच्योरिटी होता है, या सोशल एडजस्टमेंट होता है। तो देखिए, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसमें बात की जाएगी थिंकिंग की, रीजनिंग की, अंडरस्टैंडिंग की, कि हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे तर्क वितर्क कर रहे हैं किसी के साथ, कैसे हम मतलब समझ रहे हैं, हमारी समझ क्या है। तो ये जब जो सारी चीज़ें आती हैं ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, चेंज इन थिंकिंग, रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखिए, अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, एक मिनट रुकिए। अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे, इकोसेंट्रिज्म जो होता है वो किसका फीचर है? कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें इकोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रिता, खुद को बच्चा मतलब अहंकार बच्चे में आ जाता है, वो खुद को ही तवज्जो देता है। तो वो कौन सी अवस्था में होता है? क्या वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, या प्री ऑपरेशन स्टेज में होता है, या कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में, या फिर फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में? देखिए, जो इकोसेंट्रिज्म होता है वो प्री ऑपरेशन स्टेज में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जिसकी एज रहती है 2 से 7 ईयर्स। और जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाला, जो कंसेप्ट है जीन प्याजे जी ने ही दिया था, और इस कंसेप्ट के अंदर ही उन्होंने टोटली 4 अवस्थाएं, स्टेजेस बताई थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कि बच्चा कैसे कैसे बड़ा होता है, क्या क्या इस ग्रुप में वो ऐसे होता है, तो उसमें क्या फीचर्स बच्चे में देखने को मिलते हैं। तो वो इन्होंने पूरा ही अच्छे से बता रखा है। इसके लिए यदि आपको पूरी थ्योरी पढ़नी है जीन प्याजे जी की, तो चैनल पे जाके आप सर्च कर सकते हो, वीडियो अवेलेबल है पहले से ही। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक रहेगा, प्री ऑपरेशन स्टेज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, लर्निंग ऑक्योर बेस्ट व्हेन, कब अच्छा अधिगम होगा, कब हम अच्छी लर्निंग करेंगे अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की? क्या चाइल्ड वर्क अलोन, बच्चा जब अकेला काम करेगा, या चाइल्ड इमिटेट्स अदर मैकेनिकली, चाइल्ड इंटरेक्ट सोशली, टीचर गिव्स डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। देखिए, वाइगोत्स्की जी ये मानते थे कि बच्चा जितना समाज के साथ इंटरेक्ट करेगा बच्चा उतना ही अच्छा सीखेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये सोशल जो कंसेप्ट है उसको ये बहुत ज़्यादा मानते थे कि बच्चा जितना सोशल बच्चा रहेगा बच्चा उतना ही ज़्यादा सीखेगा, उतना ही बच्चा जल्दी से सीखेगा। तो लर्निंग के लिए सोशल एनवायरनमेंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मानते थे वाइगोत्स्की जी। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन? आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण क्या है इन 4 ऑप्शंस में से? फर्स्ट है स्टडिंग टू गेट गुड मार्क्स, क्या अच्छे मार्क्स लाने के लिए। स्टडिंग बिकॉज यू इंजॉय लर्निंग, क्या आप इंजॉय कर रहे हो लर्निंग का इसीलिए। थर्ड है स्टडिंग ड्यू टू फियर टू पनिशमेंट, पनिशमेंट्स के डर से बचने, मतलब पनिशमेंट के डर से पढ़ने के लिए। स्टडिंग टू प्लीज पेरेंट्स, ये प्लेजर होगा, यहाँ पे ये प्लेजर होगा, प्लेजर पेरेंट्स, माता पिता को खुश करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन बी ठीक है। यदि आप आंतरिक रूप से आप प्रेरित हो तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आप उसको इन्जॉय करके उस काम को करते हो। दैट मीन्स क्या कि वो आपका इंटरनल आपका मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक आपका मोटिवेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा, स्टडिंग बिकॉज यू आर इंजॉय लर्निंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन, एडोलोसेंस स्टेज डील विद,
देखिए जो एडोलोसेंस यहाँ पे स्टेज पूछा गया है कि यहाँ पे जो अवस्था है किशोर अवस्था, ये एरिक्सन के अनुसार यहाँ पे कौन सी अवस्था से यहाँ पे मैच करती है। तो देखिए एरिक एरिक्सन जी ने ये स्टेजेस बताई थी इंसान के नैतिक विकास की। तो ये उन्होंने टोटल यहाँ पे 8 स्टेजेस हमको बताई थी। और यहाँ पे जो हमारा किशोर अवस्था रहती है, जो एज रहती है 12 से 18 जो ईयर्स एज रहती है, तो उसमें यहाँ पे जो अवस्था हमारी मैच करेगी वो करेगी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न की। क्योंकि जो ये आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न एज जो होती है, इसमें बच्चे को खुद की आइडेंटिटी का पता नहीं होता है और उसको अपने रोल को लेकर उसको कन्फ्यूज़न रहती है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ। तो जो ये 12 से 18 एज होती है, यही टीन एज होती है जो कि तूफानों की अवस्था होती है। यहाँ पे बहुत इमोशनली और फिज़िकली चेंज जो होता है वो अपने पीक पे होता है। तो ये जो एज रहती है बच्चे की, ये एडोलोसेंस जो एज रहती है 12 से 18 एज रहती है। और ये यहाँ पे संबंधित है किससे, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न से। और ये जो टोटल उन्होंने 8 स्टेजेस बताई थी एरिक एरिक्सन ने, उसकी ये 5वीं स्टेज है, रोल कन्फ्यूज़न वर्सेस आइडेंटिटी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6, द लॉ ऑफ रेडीनेस इज गिवन बाय, कि जो तैयारी का जो नियम है वो किसने दिया है। तो देखिए जो ये नियम है, क्या ये बंडोरा ने दिया है, क्या पावलव ने, स्किनर ने या थॉर्नडाइक ने। तो देखिए तैयारी का जो नियम है ये दिया है थॉर्नडाइक जी ने। तो थॉर्नडाइक जी ने लर्निंग जो लॉ थे वो 3 बताए थे। कौन कौन से थे। फर्स्ट तो था तत्परता का नियम, कि हम किस प्रकार हम तैयारी है, हम कैसे तैयार रहते सीखने के लिए, इसको हम तत्परता और तैयारी इसको भी हम मान सकते हैं। सेकंड था अभ्यास का नियम, कि हम कैसे अभ्यास करते हैं। और थर्ड था प्रभाव का नियम। तो इन्होंने ये 3 नियम बताए थे जो कि लर्निंग के लॉ थे, लर्निंग लॉ, सीखने अधिगम के नियम। इसके अलावा इन्होंने दिया है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, प्रयास एंड और त्रुटि थ्योरी यदि हम हिंदी में कहें तो, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो इन्होंने थ्योरी दी थी जिसके अंतर्गत इन्होंने ये लर्निंग के 3 नियम बताए थे, जो कि मैंने आपको बताया है अभी। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो ये कंसेप्ट दिया था किसने, थॉर्नडाइक जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा यहाँ पे, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ चाइल्ड एजुकेशन इज़, कि जो चाइल्ड एजुकेशन है, चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है, उसका मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग यदि हम बात करें तो। क्या टीचर कंट्रोल और लर्निंग्स, क्या टीचर कंट्रोल करे और लर्निंग पे। चाइल्ड इज़ पैसिव लिसनर, जो बच्चा हो क्या वो पैसिव लिसनर हो। चाइल्ड इज़ एक्टिव पार्टिसिपेंट इन लर्निंग, बच्चा एक एक्टिव पार्टिसिपेंट हो लर्निंग में। और लर्निंग थ्रू मेमोराइजेशन, कि बच्चा रट के सीखे। तो देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, तो चाइल्ड इज़ एक्टिव पार्टिसिपेंट इन लर्निंग। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा अपना, क्योंकि जो बच्चा होता है यदि वो एक्टिवली यदि कोई लर्निंग में वो पार्टिसिपेट करता है या पार्टिसिपेशन अपना देता है तो वो बेस्ट रहेगा। क्योंकि बच्चा खुद से यदि एक्टिव है सीखने के लिए, तो जो लर्निंग का जो लेवल होगा वो बहुत अच्छा रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। तो यही होती है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, जिसमें बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है लर्निंग प्रोसेस में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी बिल्कुल करेक्ट है, चाइल्ड इज एक्टिव पार्टिसिपेंट इन लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी एम्फेसाइजेस, जो प्रचालक अनुबंधन जो सिद्धांत है वो किस पे बल देता है। क्या वो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स पे बल देता है, ट्रायल एंड एरर पे, रेनफोर्समेंट एंड बिहेवियर पे, एसोसिएट बिटवीन आइडियाज़। तो देखिए जो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो किस पे एम्फेसाइज करते, वो करते रेनफोर्समेंट और बिहेवियर पे। जो ये थ्योरी है दी थी B.F. स्किनर जी ने। B.F. स्किनर जी ने ये थ्योरी दी थी, और ये दी थी उन्होंने 1938 में, जब इन्होंने प्रयोग किया था किस पे, चूहे पर। तो इन्होंने ये कहा था कि जो हमारा व्यवहार है, यदि हम एक चीज़ बार बार कर रहे हैं और यदि हमारा बिहेवियर अच्छा है, तो हमको वहाँ पे रेनफोर्समेंट में कुछ दिया जाए, तो जो हमारे एक्टिविटी करने की जो हमारी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है पहले से।
क्योंकि हमको पुनर्मूल्य मिल रहा है इसी वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट रहेगा, रेनफोर्समेंट एंड बिहेवियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। लर्निंग बाय डूइंग इज एम्फसाइजेज इन। जो करके सीखना है वो यहाँ पर किसने उस पर बल दिया है, किसने यहाँ पे इस कंसेप्ट को दिया है? क्या ये प्रोजेक्ट मेथड है, ड्रिल मेथड है, लेक्चर मेथड है या मोंटेसरी मेथड है यहाँ पे? तो देखिए जो लर्निंग बाय डूइंग है वो मोंटेसरी मेथड पे यहाँ पे एम्फेसाइज करेगी, क्योंकि जो मोंटेसरी जी थी उनका मानना था कि बच्चा एक्टिव लर्निंग बच्चा जब ही करेगा जब बच्चा अपने हैंड से, अपनी एक्टिविटी से बच्चा सीखेगा। ये उनका मानना था। लर्निंग बाय डूइंग है, इसको हम एक्टिव लर्निंग भी बोल सकते हैं। एक्टिव लर्निंग कब होगी? जब बच्चा खुद अपने हाथों से एक्टिविटी करेगा और बच्चा खुद सीखेगा। लर्निंग बाय डूइंग बच्चा जब करेगा तो बच्चा तभी अच्छा सीख सकता है जब बच्चा अपने हाथ से काम को करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा, मोंटेसरी मेथड। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन गार्डनर थ्योरी। जो कि गार्डनर जी ने जो बहुबुद्धि सिद्धांत बताया था उसमें यहाँ पे कौन सी बुद्धि नहीं है? नहीं का कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। तो क्या फर्स्ट वो लिंग्विस्टिक नहीं है, म्यूजिकल नहीं है, सोशल नहीं है, फिर प्रैक्टिकल नहीं है? तो देखिए जो हॉवर्ड गार्डनर जी थे उन्होंने 1983 में ये बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था अपनी बुक फ्रेम ऑफ माइंड में। फ्रेम ऑफ माइंड में तो उन्होंने इस वाले बुक में ही बताया था कि जो बुद्धि है, फ्रेम ऑफ माइंड बुक में, कि बुद्धि है उसके टोटल टाइप 9 होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं बुद्धि के? टोटल टाइप इसके 9 होते हैं। 9 टाइप की बुद्धि होती है। तो उन 9 टाइप में यहाँ पे कौन से नहीं है हमको ये बताना है। तो देखिए जो प्रैक्टिकल है, जो व्यवहारिक बुद्धि है वो नहीं है, बाकी ये जो तीनों हैं ये यहाँ पे होती हैं। इसके अलावा भी और है, जैसे इंट्रापर्सनल होगी, इंटरपर्सनल है, कई टाइप की बुद्धि उन्होंने और बताई है। टोटल उन्होंने 9 टाइप की बुद्धि बताई है, लेकिन जो यहाँ पे नहीं है वो है प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी हमारा बिल्कुल ठीक ऑप्शन रहेगा, प्रैक्टिकल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इन इंक्लूसिव एजुकेशन टीचर शुड। तो हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा की, तो शिक्षक क्या होना चाहिए? टीच ओनली एवरेज स्टूडेंट्स, क्या वो सिर्फ एवरेज बच्चों को पढ़ाए? फोकस ऑन हाई अचीवर्स, हाई अचीवर्स को पढ़ाए, अच्छा रिजल्ट देने वाले बच्चों को पढ़ाए। रिस्पेक्ट एंड अकोमोडेट्स ऑल लर्नर्स, या फिर सभी बच्चों को एक साथ करके ला के पढ़ाए और उनका सम्मान करे, उनको रिस्पेक्ट दे। इग्नोर डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड, या फिर जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं उनको इग्नोर करें। तो देखिए यदि हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, रिस्पेक्ट एंड अकोमोडेट्स ऑल लर्नर्स। कि जो टीचर है वो सभी बच्चों का सम्मान करे और उन सबको एक साथ इकट्ठा करके पढ़ाए, एक ही जगह पे सबको लर्निंग के लिए बिल्कुल समान अवसर दिए जाएँ। लर्निंग जो अपॉर्चुनिटी है वो सबको बिल्कुल सेम दी जाए, चाहे वो कम नंबर वाला है या फिर ज़्यादा नंबर वाला है। तो सारी मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको भूल के टीचर सब बच्चों को इक्वल फोकस करके पढ़ाए, दैट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, रिस्पेक्ट एंड अकोमोडेट ऑल लर्नर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, रेनफोर्समेंट इंक्रीज बाय। रेनफोर्समेंट को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए जो रेनफोर्समेंट, उसको रेनफोर्समेंट क्या बढ़ाता है, ये क्वेश्चन है। फर्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ बिहेवियर, क्या वो हमारे व्यवहार की शक्ति को बढ़ाता है? वीकनेस ऑफ रिस्पॉन्स को बढ़ाता है, पनिशमेंट को, या फिर फॉरगेटफुलनेस को? तो देखिए जो रेनफोर्समेंट होता है वो बढ़ाता है हमारे स्ट्रेंथ ऑफ बिहेवियर को, कि जो हमारे व्यवहार है जो हम कर रहे हैं तो उसमें उसको एक शक्ति मिलती है। हम जो हमारे एक्टिविटी करने की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वी हैव गेट रेनफोर्समेंट। जो पुनर्बलन होता है वो पॉजिटिव होता है, वो स्ट्रेंथ करता है हमारे बिहेवियर को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13, द स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग वॉज गिवन बाय। जो उद्दीपन प्रतिक्रिया जो अधिगम सिद्धांत है वो किसने दिया है? क्या वो पावलोव ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, स्किनर ने दिया है, या ब्रूनर ने दिया है?
तो देखिए जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो एसआर जो थ्योरी है वो दी है पावलोव जी ने। तो ऑप्शन बी ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, पावलोव ने। और कब कब दी थी ये? उन्होंने दी थी 1904 में, 1904 में। तो इनका ये मानना था कि जो व्यक्ति है वो तभी सीखता है जब वो अवेयर होता है सीखने के लिए। ये मानना था पावलोव जी का। इसके अलावा इन्होंने रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटीज़, यदि हम एक काम को हम बार बार करे जाते हैं तो क्या होगा? तो जो हमारी लर्निंग है वो बिल्कुल परफेक्ट जाएगी, क्योंकि हमने उससे बार बार काम किया है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट दिया है पावलोव जी ने। कब दिया था? 1904 में दिया था, और ये एसआर थ्योरी है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पियाजेट स्टेजेस? जो पियाजे ने जो अवस्थाएं बताई संगत में विकास की, तो उसका यहाँ पे हमको सीक्वेंस बताना है कि कौन सा ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो उन्होंने बताया था। पहले था उनका था सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड था प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड था कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, और फोर्थ था फॉर्मल स्टेज। ये 4 स्टेज थे। ये थी 0 से 2 साल तक, प्री ऑपरेशन थी 2 से 7 ईयर तक, और कॉन्क्रीट थी 7 से 12 ईयर तक, और जो फॉर्मल थी वो थी 12 ईयर के बाद। तो ये 4 स्टेजेस थी जो कि उन्होंने बताई थी। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा ऑप्शन बी में ही ये करेक्ट सीक्वेंस है। बाकी तो ऑप्शंस को आगे पीछे किया गया है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। सबसे पहले सेंसरी मोटर जो कि जो है 0 से 2 ईयर्स के लिए, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 ईयर के लिए, कॉन्क्रीट 7 से 12 ईयर के लिए, और फॉर्मल ऑपरेशनल ये थी 12 ईयर के बाद। तो ये थी यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पियाजेट स्टेजेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ड्यू टू, व्यक्तिगत भिन्नताएं क्यों होती हैं? क्या रीज़न है उसके पीछे? क्या वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट फैक्टर जो इसको इफेक्ट करता है, या ओनली हेरिडिटी है, या ओनली एनवायरनमेंट है, या फिर लर्निंग स्टाइल्स है? तो देखिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट ही मेन रीज़न होते हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, उसकी हाइट आपसे बहुत ज़्यादा है और आपकी हाइट थोड़ी सी कम है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हेरिडिटरी जीन्स है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मान लीजिए कोई इंसान मोटा है, कोई इंसान पतला है, तो ऐसा क्यों है? हेरिडिटरी फैक्ट है। इसमें कुछ एनवायरनमेंट का तो फ़र्क नहीं है ना, क्या मोटे हो पतले हो, नहीं, ये हेरिडिटरी फैक्ट है। और एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट हो सकता है इंसान पे बहुत ज़्यादा। मान लीजिए किसी बच्चे को आपने रखा मतलब गवर्नमेंट स्कूल में, एक को आपने रखा हाई स्टैंडर्ड स्कूल्स में, तो एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिफर करेगा ना। तो यहाँ से बच्चे में बहुत ज़्यादा मतलब आपको दिन रात का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा बच्चों में। तो इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे मतलब एग्जांपल हो सकते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को दिखाते हुए, जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे ए बिल्कुल ठीक रहेगा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। कंस्ट्रक्टिविज्म जो रचनावाद है उसका एजुकेशन में क्या मतलब है? क्या टीचर गिव्स ऑल नॉलेज, के टीचर ही सारी नॉलेज देगा बच्चों को? स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस, कि बच्चे खुद से ही निर्माण करेंगे ज्ञान का। लर्निंग बाय रोट, बच्चे रट के सीखेंगे। कॉपिंग टीचर्स नोट, के कॉपी करेंगे टीचर के नोट्स की। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं रचनावाद की रचना करनी है खुद से। तो वहाँ पे आएगा ऑप्शन बी हमारा, क्या कि बच्चे खुद से कंस्ट्रक्ट करे बच्चे अपनी नॉलेज को अपने एक्सपीरियंस से। बच्चे जब खुद खुद अनुभव करके सीखेंगे ना बच्चे, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं होता। तो बच्चे खुद से सीखेंगे, अपने खुद बच्चे करेंगे, खुद से बच्चे एक्सपीरियंस करेंगे। यही होता है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, और यही मानना है कि इसका रचनावादी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17। जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD। देखिए ये कंसेप्ट मैं आपको कई बार करा चुकी हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो ये जो कंसेप्ट है ये दिया था वाइगोत्स्की जी ने। वाइगोत्स्की जी का ये मानना था कि जो मतलब जो इंसान होता है वो अपने मतलब परिवेश अपने वातावरण से ही सीखता है। इसके अलावा इन्होंने दी थी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कोग्निटिव डेवलपमेंट
थ्योरी आप थोड़ा समझ लेना। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत इन्होंने दिया था। इसके अंदर इन्होंने कई कंसेप्ट बताए थे, जैसे ZPD, MKO। तो इनका कहना ये था कि जो बच्चा होता है वो अपनों से बड़ों का सहारा लेके भी सीखता है। तो इन्होंने ऐसे कई कंसेप्ट बताए थे। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम ZPD की, कि जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। तो देखिए ये है यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, मैं आपके उसके बारे में ही बात करती हूँ कि ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे ठीक है। व्हाट चाइल्ड कैन डू विद गाइडेंस, कि बच्चा क्या कर सकता है गाइडेंस के साथ, यही होता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि बच्चा कहाँ तक सीख सकता है, बच्चा कहाँ तक काम कर सकता है। तो दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD को दिया है लेव वाइगोत्स्की जी ने। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे ऑप्शन में बी बिल्कुल ठीक है हमारा, व्हाट चाइल्ड कैन डू विद गाइडेंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18, असेसमेंट फॉर लर्निंग इज डन, अधिगम के लिए मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। तो किस लिए किया जाता है? टू रैंक स्टूडेंट्स, क्या सिर्फ बच्चों को रैंक देने के लिए, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए, टू फेल वीक स्टूडेंट्स को फेल करने के लिए, या टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो देखिए जो असेसमेंट करते हैं हम फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए, जब हम मूल्यांकन की बात हम करते हैं तो वो हम कब करते हैं? तो वो करते हैं टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि हम सुधार ला सकें अपनी टीचिंग में, अपनी लर्निंग में, इन दोनों प्रोसेस में हम इम्प्रूव कर सकें, कुछ सुधार ला सकें। तो इसीलिए हम असेसमेंट फॉर लर्निंग करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा, टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19, विच इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो FA इन शॉर्ट बोलते हैं। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है यहाँ पे उसका एग्जाम्पल कौन सा बेस्ट है? क्या मिड टर्म टेस्ट होते हैं, या वीकली क्विज, या फाइनल एग्ज़ाम, या बोर्ड एग्ज़ाम? तो देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे वीकली क्विज़ की। जो वीकली हम जो बच्चे को हम जांचते हैं, असेस करते हैं कि बच्चे ने इस हफ्ते क्या सीखा है। तो जो क्विज़ेज़ होते हैं वो सारे ओरल होते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बच्चों से सिर्फ ओरली पूछ लेते हैं कि बच्चों को कितना आता है। तो वहीं से हम बच्चे का फॉर्मेटिव असेसमेंट का कर सकते हैं कि बच्चे ने इस वीक में ये सीखा है और यहाँ तक सीखा है, और यहाँ तक हमको नीड है उस पर कुछ इम्प्रूवमेंट करने की, या फिर सबको ठीक चल रहा है। तो ये उसके लिए है वीकली क्विज़। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा, वीकली क्विज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द मेन गोल ऑफ टीचिंग इज़, टीचिंग का सबसे मेन एम क्या है? टू गिव इंफॉर्मेशन देना, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग, टू कंप्लीट सिलेबस, टू कंट्रोल स्टूडेंट्स। देखिए ये लास्ट के दो तो होंगे नहीं। सिर्फ इंफॉर्मेशन देना भी सिर्फ यही काम नहीं है टीचिंग का। टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल ठीक रहेगा, कि बच्चे में डेवलप करना समझ को, कि बच्चा कैसे किस चीज़ को समझता है और कैसे बच्चा सोचता है, बच्चे का थिंकिंग स्टाइल क्या है, बच्चा कैसे रीजनिंग कर रहा है, कैसे बच्चा अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सब सारा टीचिंग में ही आ जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक रहेगा, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21, पनिशमेंट शुड बी, दंड का प्रयोग करना चाहिए, कब करना चाहिए? देखिए वैसे तो आज के टाइम में पनिशमेंट बच्चों को नहीं दी जानी क्योंकि गवर्नमेंट का रूल बनाया हुआ है। तो आप बताइए क्या ये बात कहीं हद तक ठीक है? देखिए पहले टाइम में कोई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि टीचर ने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा पीट दिया है और बच्चे की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ठीक है। तो इस लेवल तक नहीं, लेकिन क्या बिना डर के, बिना मार के बच्चे पढ़ लेते हैं? ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्या टीचर को यहाँ पे बार बार बच्चों को पीटना चाहिए, या कभी नहीं पीटना चाहिए? क्या रेगुलरली पीटना चाहिए, या फिर रेयरली एंड केयरफुली, कि बहुत कम यूज़ करे पनिशमेंट को और ध्यान से केयर करके केयरफुली यूज़ करे पनिशमेंट का? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है मेरे अकॉर्डिंग भी, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस भी। देखिए कभी कभी बच्चे ऐसे हरकत करते हैं क्लासरूम में कि टीचर को
थोड़ी पनिशमेंट उसको देनी होती है, उसको रियलाइज़ कराने के लिए कि आपने गलत किया है। तो वो पनिशमेंट जो होती है वो मतलब पीटने वाली पनिशमेंट नहीं होती है। भाई आप बच्चों को हैंड रेज़ करके खड़ा कर दीजिए, चेयर बना दीजिए, ठीक है। और भी बहुत टाइप ऑफ पनिशमेंट होती है जो टीचर यूज़ करता है बच्चों के लिए। तो लेकिन रियरली यूज़ करे और केयरफुली टीचर यूज़ करे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। सोशल डेवलपमेंट रेफर्स टू। सोशल डेवलपमेंट जो होती है उसका उसका यहाँ पे क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है? कि फिजिकल चेंज, देखिए ये तो नहीं होगा। मेमोरी इम्प्रूवमेंट्स, नहीं ये भी नहीं होगा। इमोशनल मैच्योरिटी, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही हमारा बिल्कुल ठीक है। एबिलिटी टू एडजस्ट एंड इंटरेक्ट, कि हमारे अंदर कैसी एबिलिटी आ जाए कि हम किसी भी एनवायरनमेंट में हम एडजस्ट कर सके और दूसरों के साथ हम इंटरेक्ट कर सकें। तो ये होता है सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इन इंक्लूसिव क्लासरूम पीयर ट्यूटरिंग हेल्प। जो समावेशी जो कक्षा होती है उसमें सहपाठी शिक्षण कैसे मदद करता है? जब हम इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ पीयर ग्रुप में, तो क्या होता है उससे? ओनली फास्ट लर्नर्स की यहाँ पे हेल्प होती है, ओनली स्लो लर्नर्स की होती है, या बोथ फास्ट एंड स्लो लर्नर्स दोनों की होती है, फिर ओनली टीचर की होती है? तो देखिए यहाँ पे बोथ फास्ट एंड स्लो लर्नर्स। मान लीजिए कोई बच्चा है जो बहुत धीरे धीरे काम करता है और एक बच्चा है जो हाइपर एक्टिव है, जो बहुत जल्दी जल्दी काम करता है। तो यहाँ पे जो पीयर ट्यूटरिंग है, यहाँ पे बच्चा पेशेंस के साथ औरों को साथ में लेते हुए काम करेगा। तो यहाँ पे दोनों की हेल्प होएगी, फास्ट वालों की भी और स्लो वालों की भी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, बोथ फास्ट एंड स्लो लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। लर्निंग इज ए परमानेंट चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय, देखिए अधिगम अनुभव के माध्यम से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। कि क्या हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तब हमारे बिहेवियर में कुछ एक परमानेंटली चेंज आ जाएगा, दैट इज़ लर्निंग। तो ये जो डेफिनेशन है किसने दी थी? ये कैस स्किनर ने दी थी, थॉर्नडाइक ने, क्रो एंड क्रो ने, या पावलोव ने? तो देखिए ये दी थी डेफिनेशन, क्रो एंड क्रो ने दी थी कि लर्निंग इज परमानेंट चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, क्रो एंड क्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। द टीचर शुड एवेल्युएट स्टूडेंट्स। जो टीचर है वो बच्चों को मूल्यांकन किस प्रकार से करना चाहिए? ओनली एट द एंड ऑफ टर्म्स, टर्म के एंड पे करें, या कंटिन्यूसली थ्रू आउट लर्निंग, जब बच्चे पढ़ रहे हैं तभी करें, या ओकेजनली करें, या ओनली व्हेन एग्जाम्स कम, या फिर एग्जाम आता है सिर्फ तब करें? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ठीक लग रहा होगा, कंटिन्यूसली थ्रू आउट लर्निंग, कि जब टीचर पढ़ा रहा है, जब बच्चे सीख रहे हैं, तभी लगातार बच्चों से पुटअप किया जाए क्वेश्चंस कि आपने कितना आपको आता है, कितना आपने सीखा है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही। तो जब बच्चा लर्निंग कर रहा है तभी उसे कंटिन्यूसली पूछता रहना चाहिए, उसको असेस करना चाहिए टीचर को बच्चों को। तो क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। अब आ गए हैं थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। ए 10-year old child fails to solve a problem even after repeated trials but suddenly find the solution while doing same other task। कि एक बच्चा है जो बार बार प्रयास करता है किसी भी टॉपिक, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाता है। लेकिन अचानक से उसको कोई और काम बच्चा कर रहा था और उसको उस पहले वाले काम का उसको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो गेस्टाल्ट जो मनोवैज्ञानिक थे उनके अनुसार इस अचानक समझ को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट क्या, इसको ट्रायल एंड एरर कहेंगे, प्रयास व भूल का सिद्धांत, इसको या इसको कंडीशनिंग कहेंगे, या इनसाइट लर्निंग, या फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हम इसको बोलेंगे। तो देखिए इसको कहा जाएगा इनसाइट लर्निंग, कि बच्चे की जो अंतर्दृष्टि थी ना बच्चे की, वो यहाँ पे काम आई है, उससे बच्चे ने सीखा है। तो इस इनसाइट लर्निंग को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है, जो कि दिया है कोहलर ने।
किसने दिया है? कोहलर ने दिया है। और इसको गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इनका ये मानना था कि जो हमारे अंतर्मन जो होता है उससे जो हम सीखते हैं वो सबसे बेस्ट होता है। तो इसी वजह से इसका इनसाइट लर्निंग इस वाली थ्योरी का नाम है। तो यहाँ पे 26 क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा, इनसाइट लर्निंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। ए टीचर एनकरेज हर स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस। टीचर जो है वो एनकरेज कर रहा है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए, अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए, एंड वर्क टुगेदर इन ग्रुप, और ग्रुप में काम करने के लिए। ये जो अप्रोच है ये कौन सी लर्निंग थ्योरी पे बेस है, ये क्वेश्चन हमारा। तो क्या ये कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है, क्या ये बिहेवियरिस्ट थ्योरी है, क्या ये ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है, क्या ये साइको एनालिटिक थ्योरी है? तो देखिए, जो ये यहाँ पे जो टीचर है वो बच्चों से ही बात को निकलवाना चाह रहा है कि बच्चे खुद से करें, बच्चे खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें। तो ये है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, जो कि दी थी प्याजे और वाइगोत्स्की जी ने, जो कि है रचनावादी सिद्धांत, कंस्ट्रक्ट थ्योरीज को हम कह सकते हैं। तो इनका मानना यही था कि बच्चे जब खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे वो सबसे बेस्ट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल ठीक होगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। देखिए, ए टीचर गिव स्टूडेंट्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल लर्निंग लेवल। टीचर जो है वो बच्चों को उनकी इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए एक्टिविटी देता है, लेकिन जो वीक स्टूडेंट्स जो थे उनको एक्स्ट्रा हेल्प दी जाती है। और जो अच्छे बच्चे थे, जो कि मतलब इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट्स थे, उनको दिया जाता है थोड़ा सा चुनौती टाइप कार्य कि आपको ये करना है, डेयरिंग इस टाइप से। तो ये यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है कि कैसा यहाँ पे प्रैक्टिस चली हुई है? तो क्या ये इंक्लूसिव एजुकेशन है, क्या ये रिमीडियल टीचिंग यहाँ पे हो रही है, या फिर डिफरेंटिएटेड इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं, फिर डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन यहाँ पे हो रहा है? तो देखिए, यहाँ पे जो बात हो रही है कि हर बच्चे के माइंड को, लेवल को देखते हुए उसको अलग अलग काम दिया जा रहा है। तो ये हो रहा है डिफरेंटिएटेड इंस्ट्रक्शंस, कि इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं टीचर के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा हमारा, डिफरेंटिएटेड इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ड्यूरिंग टीचिंग ए चाइल्ड इंटरप्ट द टीचर फ्रीक्वेंटली। एक बच्चा है जो बार बार टीचर को क्या कर रहा है, टीचिंग करते टाइम उसको परेशान कर रहा है, रोक रहा है, एंड डिस्टर्ब अदर, और दूसरों को भी परेशान कर रहा है। तो इस बच्चे से यहाँ पे कैसे बच्चे को हैंडल करना होगा, ये क्वेश्चन है। तो क्या पनिश द चाइल्ड इमीडिएटली, पनिश करेंगे बच्चे को? नहीं करना पनिश। तो इग्नोर द चाइल्ड कम्प्लीटली, बच्चों को इग्नोर भी हम नहीं करेंगे। यदि हम इग्नोर कर देंगे तो बच्चा बार बार करेगा और उसको और ज़्यादा लेवल पे बच्चा करेगा। स्कोल्ड द चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ क्लास, बच्चों को डांटे सबके सामने। वैसे जनरल सेंस में बोले तो टीचर यही करता है, बच्चों को डांट ही पड़ती है, तब बच्चा चुपचाप होकर बैठ जाता है। बट ये रास्ता ठीक नहीं है। अंडरस्टैंड द कोज ऑफ बिहेवियर एंड गाइड पॉजिटिवली, ये ऑप्शन यहाँ पे ठीक है कि बच्चा ऐसा बिहेवियर कर रहा है, उस बात को टीचर समझे कि ऐसा करने का उसका कारण क्या है, और फिर उसको गाइड करे पॉजिटिवली, कि बच्चे को बताए कि ऐसा नहीं करना है, आप गलत कर रहे हो और आपको ऐसा करना चाहिए। इस बिहेवियर जो आपका वो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे 29 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक है। अंडरस्टैंड द कोज ऑफ बिहेवियर एंड गाइड पॉजिटिवली, गाइड पॉजिटिवली। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, मैच द फॉलोइंग लर्निंग थ्योरीज विद देयर रिस्पेक्टिव साइकोलॉजिस्ट। कि एक साइड यहाँ पे थ्योरी मेंशन है, कौन कौन सी थ्योरी है, सारी लर्निंग थ्योरीज है, और यहाँ पे मनोवैज्ञानिक का साइकोलॉजिस्ट। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वो दी थी इवान पावलोव ने, मतलब ए का सेकंड है ऑपरेंट कंडीशनिंग। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी वो दी थी B.F. स्किनर जी ने, मतलब कि बी का थर्ड। फिर थी इनसाइड लर्निंग, जिसके बारे में हमने बात करी। जो इनसाइड लर्निंग थ्योरी थी वो दी थी, यहाँ पे देखिए आपको मेंशन होगा, कोहलर ने, जो फोर्थ है यहाँ पे।
वो यहाँ पे ठीक रहेगा हमारा वो लर्निंग। लास्ट ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है वो दी थी अल्बर्ट बांडूरा जी ने। तो देखिए फर्स्ट का हमारा था सेकंड, बी का हमारा था थर्ड, सी का हमारा था फोर्थ और डी का हमारा था फर्स्ट। तो ये जो सीक्वेंस है वो यहाँ पे देखिए हमारे फर्स्ट ऑप्शन में ही आ गई है। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। तो आज हमने किए टोटल 30 क्वेश्चन। मॉक टेस्ट नंबर 7 था ये हमारा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, औरों की भी हेल्प हो जाएगी। और कमेंट कीजिएगा यदि आपको कोई प्रॉब्लम है। अपना स्कोर भी बताइएगा कमेंट में कि आपने कितना स्कोर किया। और इसके अलावा यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हो या कुछ इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो वीडियोस में, कंटेंट में, तो यू कैन आस्क, आई विल रिस्पॉन्स यू डेफिनेटली। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हमने किया मॉक टेस्ट नंबर 7। नेक्स्ट वीडियो में हम में भी थ्योरी की करेंगे, जिसमें कि हम टॉपिक नंबर 11 पे पहुंच गए हैं। 10 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं CDP के। तो मैं यहाँ पे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कराने की, आपको इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स। एंड दीज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत मेहनत कर रही हूँ आप सबके लिए। यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको इन शॉर्ट में कंटेंट दूँ, ताकि आप थोड़े समय में बहुत अच्छे से आप अपना तैयारी कर पाओ। तो यहाँ पे एक साइड तो हमारी थ्योरी सीरीज चली हुई है, जिसमें हम CDP की थ्योरी कर रहे हैं। उसमें हमारे टोटल 23 चैप्टर्स हैं। तो उनमें से हम 10 कवर कर चुके हैं। 11 की वीडियो कल आपको मिल जाएगी। और धीरे धीरे करके हम उस थ्योरी सेक्शन को पूरा कवर अप कर लेंगे। और एक साइड यहाँ पे हम मॉक टेस्ट की सीरीज चली हुई है ये यहाँ पे, जिसमें कि हम 6 मॉक टेस्ट कर चुके हैं, 7 हमने आज कर लिया है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिएगा, स्टडी करते रहिएगा और जीवन में सफल होइएगा। बाय एवरीवन, राधे राधे।